इस कार्यक्रम में आज सुनिए नृत्यांगना अलीना राजन से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है प्रकाश उदय। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम एक मंच है उन प्रतिभाओं का जिन्होंने अपना सफ़र शून्य से शुरू किया है और शिखर तक पहुँचे हैं। और ऐसी प्रतिभाओं को हम अक्सर इस कार्यक्रम में स्थान देते हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा आज हमारे साथ हैं। इनका नाम है अनीला राजन और इन्होंने नृत्य के क्षेत्र में महारत हासिल की है और अपने नृत्य के माध्यम से ही ये बहुत ऊंचे मंचों तक पहुंची हैं, वहां इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। अनीला जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नृत्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, डांस जो है वो मैं बचपन से, मतलब मैंने 3.5 साल की थी तब से सीख रही हूँ। एक्चुअली मेरे जो मम्मी हैं उनका था सपना कि वो डांस सीखे और वो मतलब कोई एक से मंच पर जाए, लेकिन वो सीख नहीं पाई थी। लेकिन मुझे बचपन में थिरकते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि इसे डांस क्लास में ज्वाइन कराते हैं। एंड 3.5 साल की थी तब से मैंने भरतनाट्यम सीखना चालू किया और उसमें बीए किया। फिर मैंने वेस्टर्न डांस भी सीखना चालू किया। तो बचपन कहाँ भी था आपका? जी, बड़ौदा। मैं वहीं पली बड़ी हूँ। तो कोई स्कूल आपने ज्वाइन किया, फिर डांस स्कूल वहाँ पर? जी, वहाँ पर एक इमानुअल सर थे जो मेरे घर के पास ही वो सिखाते थे। तो वहाँ पर मैंने उनसे डांस सीखा, भरतनाट्यम, और उसमें कोर्स किया, बीए कर लिया उसमें। तो देखिए, नृत्य तो बहुत तरह के होते हैं, विविध इसमें स्टेप्स होते हैं। तो कौन से नृत्य आपने सीखे, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं भरतनाट्यम में बीए की हूँ और फिर वेस्टर्न में सभी स्टाइल सीखी हूँ, जैसे कि हिप हॉप है, पॉपिंग है। पहले हम लोग को पहले बॉलीवुड सिखाते हैं, सबसे बेसिक वही रहता है कि आप बॉलीवुड स्टाइल सीख लो तो फिर बाकी सब स्टाइल्स आप कर पाओगे। ऐसे ही तो वो मैंने वेस्टर्न ग्रेस डांस एकेडमी है जो जिनके स्कूल में ऐसे ही था। बचपन में थोड़े से थिरकते हुए टीचर्स देख लेते थे तो सेंटर, आप लोग को पता है कि एनुअल डे होता है तो जो अच्छा बच्चा जो अच्छा कर लेते उनको सेंटर में रख देते। तो मुझे याद है कि मैं एक भी एनुअल शो छोड़ी नहीं हूँ। इवन 10वीं और 12वीं में भी मैं एनुअल शो की हूँ, टीचर्स की डिमांड। मतलब मम्मी पापा तो बहुत ही सपोर्टिव, मतलब उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं बोला कि मतलब पढ़ाई ये अच्छे से कर लो, मतलब ऐसे नहीं बोले कि 90% ये चाहिए, डांस भी करो ये भी करो। उन्होंने बोला डांस तुम्हारा अच्छा लगता है तुम्हें वो करो, लेकिन पढ़ाई भी करना है, एवरेज तक भी लेके आ जाओ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पढ़ाई तो लेकिन करनी है। ऐसा था। यानी कि बहुत हंसते खेलते आपका जी, ये सब ऐसा भी साथ साथ नृत्य भी आपका चलते रहा। जी। पढ़ाई जब आपने करते हुए इस काम को किया, नृत्य को किया, तो कहीं कुछ ऐसी बाधा आपको महसूस नहीं हुई? जब भी ऐसे मुश्किल पड़ती थी, जैसे कि एग्ज़ाम आ रहा है तो तब मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी, लेकिन एक मम्मी थी जो सपोर्ट करती थी, नहीं ये भी हो जाएगा। अभी भी मैं अगर कुछ भी ऐसे मुश्किल में पड़ती हूँ तो पहले मम्मी को याद करती हूँ, फिर नहीं तो फ़ोन तुरंत करूँगी और बोलूँगी मम्मी ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, तो नहीं तू शांत हो जा, पहले इस पे ध्यान दे। मतलब वो एक सपोर्ट सिस्टम अब तक है मेरे लिए। जी हाँ। जैसे आपने भरतनाट्यम के बारे में बताया, थोड़ा सा बताइए आप, भरतनाट्यम क्या है, किस तरह से इसे किया जाता है? जी, ये जो भरतनाट्यम के विविध प्रकार है, जैसे कि मैं जो सीखी वो तंजावुर स्टाइल है। अच्छा। तो गुजरात में तंजावुर सर से मैं मिली हूँ उनसे। हाँ, तो वो एक
मैं खुशकिस्मती में मानती हूँ, मतलब एक लक है कि उनके सामने एटलीस्ट मेरे को एक डांस परफॉर्म करने का चांस मिला। उन्हें मिलना मतलब सपना है सबके लिए, और वो मुझे मिला। वो और मेरे जो सर है वो उन्हीं के शिष्य थे, इमैनुअल जोसेफ। तो वैसे एक ये मिला उसमें। जैसे कि आप ईयर वाइज हम लोग ने सीखा है, पहले आप लोग उसमें नृत्य करके है और नाट्य। तो नृत्य स्टेप्स होते हैं, नृत्य मिक्स रहते हैं, स्टेप्स एंड थोड़ा ड्रामा, एंड नाट्य मतलब फुल ड्रामा। तो उसमें अभिनय आ जाएगा, स्टेप्स मतलब विविध प्रकार के स्टेप्स रहते हैं। तो वो कैरियर ऑन मतलब एक एक ईयर हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा रहता है कि आप बेसिक स्टेप सीखते हो, थर्ड ईयर से आप एक एक आइटम सीखते हो। जैसे कि हमें कहीं भी अरेंगेटम करना होता है, जैसे कि कोई भी बच्चा जो सीख लिया है तो उनको अरेंगेटम करने के लिए आइटम सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप पुष्पांजलि करवाओगे, जैसे कि गणपति का आप कोई डांस करो, वो होता है। फिर उसके बाद अलारि पूजतीश्वरम, शब्दम, पदम, वर्णम। जो परफॉर्मेंस देते हो, एक्सप्रेशंस एंड इवन जो अटायर जो पहनते हो, जो मेकअप रहता है, उसमें फ़र्क पता चल जाता है। और जिसमें जैसे कि भरतनाट्यम एकदम स्ट्रॉन्ग स्टिफ परफॉर्मेंस होता है। अच्छा। और जो उसमें लास्य भी रहता है। अच्छा। वो भी है। और जो दूसरे जो स्टाइल्स है जैसे कि कुचिपुड़ी, उसमें और बहुत ज़्यादा लास्यम रहता है। ओडिसी और थोड़ा कुचिपुड़ी में और जंप रहता है। ओडिसी में आप जैसे कि पानी की तरह बहते जाओगे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि लचीलापन कितना महत्वपूर्ण है। जी, नृत्य में वो फर्क पड़ता है। जैसे कि लेकिन हम लोग को सबका नॉलेज है। इवन भरतनाट्यम हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग बाकी क्लासिकल के फॉर्म्स को भी समझते हैं कि ये इसको हम लोग अगर क्योंकि वो मर्ज नहीं होना चाहिए, वो हम लोग ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, उस पर ध्यान रखना होता है आपको पूरा। अच्छा, इसमें एनर्जी का कितना महत्व होता है? हाँ, जैसे कि अभी आप स्टार्टिंग हम लोग जैसे एक एक आइटम सीखते हैं तो अलारि पूजतीश्वरम ये सब होता है, मतलब स्टैमिना जनरेट होता है उसमें। एंड देन वर्णम ऐसा चीज़ है जिसमें आप बैलेंस आउट कर लेते हो कि अभिनय आ जाता है, फिर स्टेप आता है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसमें भरतनाट्यम में थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। वो शिव जी का एक डांस फॉर्म है, नटराज का। अच्छा। तो वो उसमें नटराज को सिर्फ नाम ही लो तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होना चाहिए वैसा। अच्छा, नटराज की आपने बात की तो उनका तो तांडव नृत्य बड़ा मशहूर है। तो वो इसी के अंतर्गत है? जी, इसी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब जैसे कि आप क्रोध, मतलब अभिनय बहुत हम लोग नवरस रहते हैं, तो नवरस हम लोग यूज करते हैं। उसमें जो एंगर है तो वो हम लोग को दिखाना होता है तांडव में। उनका जरूरी नहीं है कि हमेशा वो, जैसे कि आनंद तांडव, उर्धव तांडव उनका रहता है। तो आनंद तांडव खुशी से नाच रहे, उर्धव तांडव वो ज्यादा क्रोध से, रौद्र रूप से नाच रहे, वो है। तो इस तरह का कोई गीत आप यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें जिसमें भरतनाट्यम के अंश हों? भरतनाट्यम के अगर कहना चाहेंगे तो अपलम जपलम, ये जो गाना है उनमें 2 नृत्यकार है। इतने मुझे वो बहुत काम भी आए। मैं जब मुझे कुछ परफॉर्मेंस करना था तो उसमें जो एनर्जी से वो कर रहे, नृत्य कर रहे, जो जंपिंग एंड क्लीन मूवमेंट्स अगर कहते तो वो देख के मैं अपने
एक एक डांस में मैं यूज़ करती थी। देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई। पुरानी फिल्म आज़ाद का ये गीत है जी। और इससे आपने उस वक्त भी प्रेरणा ली, अब भी लेती हैं, तो ये हमारी जो फिल्में हैं उनका एक अच्छा पक्ष भी है जो दर्शकों के सामने आता है। जी, मैं वो कह सकती हूँ, अगर आपको कुछ भी डांस फॉर्म में और ज़्यादा अगर मिलते जुलते मतलब करना है तो पुराने फिल्म्स की जो डांसिंग उससे बहुत प्रेरित हो जाएंगे। चलिए आगे और बात करते हैं आपसे, पहले सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया अनिला जी, वाकई हमारे श्रोताओं को भी ये गीत पसंद आया होगा। अब आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नृत्य को लेकर आपने किन किन मंचों पर अब तक प्रस्तुतियां दी हैं और वहाँ किस तरह का प्रोत्साहन आपको मिला वहाँ से? जी, मंच अगर कहे तो स्कूलों में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स मैंने बहुत किए हैं और उसके बाद हमारे जो समाज है, हम लोग का समाज का कंपटीशन रहता था स्टेट लेवल तक का, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट, जैसे कि मैं भरतनाट्यम, फोक डांस, ये सब में मैं पार्टिसिपेट की हूँ एंड सिनेमैटिक भी हम लोग का ये रहता था, तो वो मैं सब में अव्वल आई हूँ। तो वो एक प्रोत्साहन मिला था वहाँ से। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी रहते थे, वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ। उसके बाद वहाँ से फिर टीवी शोज, वो DID डांस इंडिया डांस, वो एक फर्स्ट रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो मैं कह सकती हूँ। वहाँ पर बूगी वूगी सब होते थे, लेकिन मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं वो सिचुएशन क्या था। बट ZTV में जब ये डांस इंडिया डांस का पहला मैंने देखा डांस रियलिटी शो, तब से मेरा एक सपना था कि मेरे को ये रियलिटी शो में जाना है। तो वो एक था। तो कई सीजन आए, सीजन 1, 2, 3 तक मैं कोशिश करने गई कि मैं ऑडिशन देती हूँ, लेकिन नहीं दे पाई थी। लेकिन 4th ऐसा सीजन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और सीजन 4 में टॉप 100, मतलब वो इंडिया के पूरे सभी स्टेट से आए थे, उसमें टॉप 100 तक आई थी। वो मेरे लिए पहला मैं कह सकती हूँ कि मेरा पहला वो ड्रीम कम ट्रू मैं कह सकती हूँ कि वो मैं पहले मंच तक पहुंची। जी, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है ये। वो स्टार्टिंग था। फिर उसके बाद DD नेशनल में भी भारत की शान करके, उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री में कोई, क्योंकि मैं ये रियलिटी शो DID में टॉप 100 तक गई थी, तो मुझे वहाँ से उनने बुलाया कि आप ये गए हो तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो, कि DD नेशनल में भारत की शान, उसमें टॉप 5 तक मैं पहुंची थी।
देखिए अनिला जी, आप में ऊर्जा भी है, आपके नृत्य में लचक भी है और इसीलिए आपका चयन वहाँ भी हुआ, सुपर मॉम में हुआ। जी जी। तो देखिए, आपने विवाह से पहले जो नृत्य किया, प्रदर्शन किए, उसके बाद इतना उसमें समय दे पाना एक तरह से मुश्किल होता है गृहिणी के लिए। जी, तो ये सामंजस्य आपने किस तरह से बैठाया और फिर जो आपकी अभिरुचि थी उसे भी आपने जिंदा रखा? जी, पहले तो बात ये, जब देखने आए थे मेरे जो हस्बैंड है, उनको मैंने बोल दिया था कि मैं डांस नहीं छोड़ूंगी। ये पहला मेरा मतलब ये था कि आप अगर ये एक्सेप्ट करते हो तो फिर हो सकता है शादी। हाँ। तो क्योंकि बचपन से करते आ रहे वो पैशन को, वो चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकती थी इसके लिए। तो फिर जब उनको वैसे ही मेरा डांस ही उन्हें ज़्यादा पसंद भी आया था, तो वैसे हमारी शादी हुई। एंड मैं कह सकती हूँ मेरे जो सास ससुर है उनने बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब सपोर्ट किया है। हमने ड्यूटी भी ज्वाइन किया, लेकिन अगर डांस का कुछ भी कहीं भी शो होता है तो वो मेरे को जाने देते थे। बाकी कैसा होता है कि हाँ आप गृहिणी हो तो नहीं, घर का ही काम करो, सिर्फ ड्यूटी ही करो, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं था मेरे लिए। तो शादी से पहले कुछ डर तो लगता होगा? डर लगता है, हाँ। पहले हाँ बोल जी हाँ बोल दिया है, वहां जाके फिर वो हो ना हो, कैसा माहौल क्या होगा, वो बहुत था। मतलब डर तो था, लेकिन जैसे जैसे ये इतने मतलब सपोर्ट दिखा तो मुझे लगा नहीं, मैं ये आराम से मैं आगे, मतलब मेरा जो सपना है मैं अभी भी पूरा कर सकती हूँ। मतलब स्पेशली अभी के इसमें देखना चाहिए कि किसी किसी के होते हैं कि सपने बहुत देखते लेकिन वो टूट जाते हैं। जैसे ये शादी के बाद, ज़्यादातर शादी के बाद जो हाउसवाइफ होते हैं वो मतलब गृहस्थी में ही समझौता करना पड़ता है, लेकिन मुझे वो समझौता करना नहीं मिला। इवन मॉम बन के मतलब मॉम बन के, मतलब शादी होके भी हो जाएगा, लेकिन मॉम बन के भी सपना पूरा कर सकते हैं। मतलब मैं उसमें गुजरी हूँ तो मुझे पता है कि मैं सपना पूरा हो सकता है। जी। कितने बच्चे हैं आपके? जी, एक ही है, 2 साल की बेटी है मेरी। अच्छा, अरे वाह। उसके बावजूद आपने इतना प्रयास करके इतना बड़ा मंच शेयर किया, ये बहुत खुशी की बात है। अनिला जी, हम बात कर रहे थे नृत्य में, तो एक तो ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है इसमें, स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए, फिर आपके शरीर में लचक भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ रखना, घर परिवार की देखभाल भी करना, किस तरह से आप ये पूरा सामंजस्य बैठाती हैं? ऐसे देखा जाए तो कंटिन्यूटी नहीं था, मतलब डांस में हर दिन प्रैक्टिस। जो ये शादी से पहले जो होता है वो हम लोग क्योंकि मम्मी को बोलते थे, मम्मी आप तो बना लोगे ना, मैं डांस क्लास में ही रहती हूँ। जी, डांस क्लास करते करते रात को आते, मम्मी थक गई तो मम्मी खिला देती है। तो लेकिन यहाँ के वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा टाइम डांस में रहेंगे तो वहाँ पर भी ध्यान देना, तो टाइम उतना नहीं मिला। लेकिन मैं तब आलसीपन मैं भी कर रही थी, नहीं हो रहा है कर रहे। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बोले, तुम क्यों इतना आलसी कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। फिर हम लोग ये शोज, रियलिटी शोज में पहले वीडियोस भेजना पड़ता है अभी के इसमें, कि आप पहले वीडियो भेजो, फिर उन लोग देखेंगे, तब जाके वो सेलेक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि यहाँ ऑडिशन देने आओ। वैसा होता है। तो वो जो प्रोसेस था उसके लिए मेरे को, मैं वीडियो भी, मुझे लास्ट जो डेट था तब मैं दी हूँ। इनने मेरे को बहुत बोल के, नहीं तो मैं वो शो में भी नहीं जाती, छूट जाता। लेकिन मेरे हस्बैंड थे जो बहुत पुश कर रहे थे, नहीं तू कर यानी बहुत सपोर्ट रहा आपको आपके पतिदेव का। जी बिल्कुल। ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ लोग इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि जो आपकी रुचि है उसको और आगे बढ़ाएं। हाँ, जी। तो रियाज को में कितना वक्त आप रोजाना देती हैं? जैसे मैं स्कूल में भी एज ए डांस टीचर और मैथ्स टीचर हूँ, तो वहाँ पर मेरा डांस रूम है। तो वहाँ जो स्कूल टाइम्स रहता है तो मुझे 2 पीरियड्स, मतलब 45 मिनट्स का मुझे 2 पीरियड मिलता है। उसमें जी, उसमें रियाज उसी में हो जाता है। आपने कहा कि डांस स्कूल भी है आपका? जी। तो ये आपने कब शुरू किया? वैसे तो मैं जब बड़ौदा में थी तभी मेरे जो सर है वो नहीं रहे अभी, वो उन्हीं के डांस क्लास को मैं वहाँ पर मैं ले रही थी, कंटिन्यू कर रही थी। फिर शादी होके फिर मैं बड़ौदा से यहाँ आ गई। फिर ये कोरोना काल आया तो मैं डांस क्लास शुरू नहीं कर पाई, बट ये जो मंच में जाके आई हूँ तो ये एक सही टाइम मिला मुझे कि मैं डांस क्लास शुरू करूँ। तो जो स्कूल है वहाँ पर ही मेरा डांस रूम है, तो वहीं पर मैं क्लास लेती हूँ 3 दिन वहाँ पर, और 3 दिन मेरे घर के वहाँ पर। तो वो
ऑल्टरनेट डेज मेरा वहाँ रहता है। तो बच्चों में रुचि है अभी इस तरह के जो नृत्य हैं उनमें? सब अभी बच्चे लोग को, जैसे कि हम रियलिटी शो करके आए हैं तो फिर उम्मीद भी वैसा जग जाती है। बच्चों से ज्यादा तो पेरेंट्स की उम्मीद बढ़ जाती है कि नहीं आप तो गए हो तो ये बच्चे भी चले जाएंगे वहां से, तो उम्मीद बढ़ जाती है। हाँ, एक अपेक्षा हो तो प्रोत्साहन भी मिलता ही है बच्चों को। जी। तो मैं कहती हूँ कि देखो, टैलेंट अगर है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, वो है। तो टैलेंट था बच्चे लोग में है, तो मैं अभी उनको ट्रेन कर रही हूँ, देखते हैं अभी। कौन कौन सा डांस सिखाती हैं आप? जी, मैं क्लासिकल में भरतनाट्यम सिखा रही हूँ और वेस्टर्न में अभी बॉलीवुड, अभी स्टार्टअप ही हुआ है तो बॉलीवुड स्टाइल सिखा रही हूँ। तो बच्चे किस में रुचि ज्यादा लेते हैं? अब कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे कि नहीं क्लासिकल ट्रेन की। तो और ऐसा भी होता है कि अगर आप क्लासिकल ट्रेन हो तो दूसरे स्टाइल्स आप सीख लेते हो जल्दी, बीट नॉलेज आ जाता है, अभिनय का सब पता चल जाता है कि क्या क्या कहाँ पर कितने मात्रा में होनी चाहिए। तो मेरे इसमें क्लासिकल के भी बच्चे हैं और वेस्टर्न। छोटे बच्चे लोग तो ज़्यादा फिल्मी गाने पे उछल कूद करने के लिए उनको पसंद है। जी हाँ। तो कोरियोग्राफर की कितनी संभावनाएं हैं और आगे? जी, जैसे ये रियलिटी शो में एक ऐसी बात है कि आप कोरियोग्राफी स्टाइल सीख लेते हो। तो मैंने इतने रियलिटी शोज अभी किए हैं तो मुझे एक अंदाज़ा आ गया है कि शो करना है, एडिटिंग कैसी होती है, ये वो सब। तो रियलिटी शो कोरियोग्राफर अलग चीज़ होती है और जो फिल्मी कोरियोग्राफर अलग चीज़ होती है, वो फ़र्क मैं समझ पा रही हूँ। जी हाँ। जैसे कि रियलिटी शो में प्योर डांस विद ड्रामा एंड ऑल, और फिल्मी कोरियोग्राफी में ऐसा रहता है कि आपको सेट देखना रहेगा कि आप कौन से जगह पे, अगर ये गाना अगर आप एक बार 2-3 बार गाना सुनोगे तो मुझे ये कौन सा सेट लगाना पड़ेगा, कौन से जगह पे इसको शूट करना पड़ेगा, कौन से एंगल से लेना पड़ेगा, ये सब होता है। तो वो फ़र्क है। फिल्मी कोरियोग्राफी में अभी कोशिश वो समझ रही हूँ कि कैसा होता है, रियलिटी शो कोरियोग्राफी में समझ गई हूँ। जी हाँ। अनिला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक प्रस्तुति होती है आपकी, उस प्रस्तुति का कितना वक्त होता है, कितना ड्यूरेशन होता है एक प्रस्तुति का? एक्चुअली वहाँ का प्रोसेस कुछ अलग ही है। जैसे कि अभी आप नेक्स्ट एपिसोड, जैसे आपका ये आज शूट है तो आज शूट के दिन दूसरे एपिसोड का उन लोग टॉपिक बता देते हैं, एंड जो मेरे कोरियोग्राफर है वो उनको टॉपिक, जैसे ही टॉपिक मिला है उनको तुरंत आइडिया देके वहाँ पर लॉक कर लेना होता है। कि ये मुझे ये टॉपिक है, मैं ये गाना ले रही हूँ और इसको मैं ऐसे प्रस्तुत करूँगी करके। तो वो लॉक करवाना होता है, जो मेन कोरियोग्राफर, उनको समझाना होता है। अगर वो लॉक हो गया तो फिर आप उस प्रोसेस में मतलब आगे कोरियोग्राफी सोच सकते, गाना एडिट करते हैं। तो जिसमें रियलिटी शो में ऐसा रहता है कि मेन कोरियोग्राफर को आपको पहले समझाना होता है कि ये टॉपिक पे आप ये गाना ले रहे हो, इसको मैं ऐसे प्रस्तुत करूँगी, ये प्रॉप्स चाहिए। उन लोग बताते कि ये इतने बजट है आपका ये एपिसोड में, तो आपको इसके अंदर कर लेना है। जी हाँ। शास्त्रीय नृत्य की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितनी तरह की प्रस्तुतियाँ होती हैं? जी, भरतनाट्यम में नृत्य नाट्य, अच्छा, ये 3 चीज है। नृत्य प्योर स्टेप आप जो कर रहे हो वो, नाट्य दोनों स्टेप्स एंड थोड़ा ड्रामा, अभिनय, एंड नाट्य फुल्ली ड्रामा, जैसे कि स्किट आप जो कर रहे हो। तो हम लोग का ज़्यादातर नाट्य जो रहता है वो जैसे कि दशावतार, उसके बारे में अगर आप पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, या फिर रामायण, तो ये सब चीज़ें नाट्य वे में हम लोग करते हैं। सिर्फ ड्रामा मतलब कुछ, अभी हम लोग को मुद्राएं भी होते हैं, हंस दिखाना है तो एक मुद्रा रहती है, अगर हंस चल भी रहा है तो हमें वो उसको पहले नोटिस करना वो कैसे चल रहा है, वो मूवमेंट करते करते नाट्य में, नाट्य आप कह सकते हो फुल्ली अभिनय ऐसे। तो इसमें मुख्य कलाकार के अलावा और दूसरे कलाकार भी होते हैं? जी, वो ग्रुप रहता है। जैसे कि आप प्ले देख रहे हो, कोई स्किट देख रहे हो, तो उसमें एक एक कैरेक्टर्स रहते हैं। तो अगर दशावतार में देखिए तो मुझे दशावतार में एक एक कूर्म अवतार, वराह अवतार, तो वो सब कैसे हुआ, वो स्टोरी क्या है, वो क्यों विष्णु भगवान ने वो रूप लिया, वो सब पूरा हम लोग स्टोरी बेस दिखा लेते हैं। तो कितना होता है ड्यूरेशन इसका? ड्यूरेशन वैसे
अगर आप दिखा तो 10 मिनट का या फिर मन के 30 मिनट्स का आप दिखा सकते हो ऐसे। ये रहता है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, आप डांस स्कूल भी चलाती हैं, एकेडमी से जुड़ी हुई हैं, तो आजकल जो पाश्चात्य नृत्य की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग शास्त्रीय नृत्य की अपेक्षा, तो इसे और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास करती हैं? जैसे कि ज़्यादातर मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर आप क्लासिकल सीख ले रहे हो, जैसे कि भरतनाट्यम आप सीख ले रहे हो, आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में मेरा खुद का ही दे रही हूँ कि मैं 3.5 साल की थी तब से भरतनाट्यम सीख रही हूँ। अब मैं दूसरे स्टाइल भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं उसमें भी ट्रेन हो चुकी हूँ। ऐसा तो आप क्लासिकल अगर बेसिक है तो आपको सभी स्टाइल आ जाएंगे। तो मैं वो पहले पेरेंट्स को समझाती हूँ। अगर फिर भी उन लोग नहीं समझ पाए तो मेरा एक और स्टाइल है जिसमें मैं क्लासिकल भी मिक्स करती हूँ। वेस्टर्न अगर है, जैसे कि मैं हिप हॉप कर रही हूँ तो मेरा फ्री स्टाइल में ऐसा रहता है कि मैं क्लासिकल भी उसमें जोड़ती हूँ। अगर बॉलीवुड गाने में ले रही हूँ, उसमें अगर मैं हिप हॉप कर रही हूँ तो उसमें मैं क्लासिकल मूव्स भी डालती हूँ, तो ताकि उनको पता चले हाँ ये क्लासिकल है, ये यूज भी किया है, मतलब क्लासिकल का भी क्या वैल्यू है, आप किसी में भी आप जोड़ सकते हो। जी हाँ, जी हाँ। मूल तो वही है, मूल एक तो तरह वही से। रहेगा। अनिला जी, जो नए बच्चे सीखना चाहते हैं क्लासिकल नृत्य, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? जी, क्लासिकल डांस एक ऐसा है कि आप गर्व से कह सकते हो कि हाँ हम इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मुझे ये कह सकती हूँ कि इंटरनेशनली हम लोग अगर कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पर इंडिया का अगर प्रेजेंट करना है तो मैं ये भरतनाट्यम का ग्रुप में लेके जा सकती हूँ। ये देखो, ये शास्त्रीय नृत्य हम लोग का है, ये हमारी संस्कृति है। तो आप ये दिखा सकते हो कि ये स्टाइल आप मरते दम तक नहीं भूल सकते। मतलब इंडिया को अगर जानना है तो आप ये शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए। फोक डांस भी एक ऐसा चीज है जिसे वो स्टेट वाइज वो डिवाइड हुआ है, बट क्लासिकल एक ऐसा है कि बेसिक है कि वो आप कहीं भी जाओ वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो नृत्य के लिए और कितना फिट रखना पड़ता है अपने आप को, शारीरिक रूप से कितना सक्षम आप रहेंगे? जी, मेन आपका पैशन, टाइम लिमिट, आपके बॉडी वर्कआउट आप जितना दे रहे हो। जैसे कि अगर 1 घंटा मैं दे रही हूँ, 1 आवर दे रही हूँ अगर मेरे डांस के लिए, उसमें मेन एक्सरसाइज पहला ज़रूरी है। तुरंत आप करने जाओगे डांस तो ऐसा हो जाता है कि मसल्स पुल हो जाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको वार्म अप होना चाहिए। तो जब भी आप डांस कुछ भी करो, इवन बॉलीवुड स्टाइल या क्लासिकल कुछ भी करो, क्लासिकल के लिए भी मेन है स्ट्रेच। जितना अपने बॉडी को आप स्ट्रेच करोगे उतना इजी हो जाता है आपके मूवमेंट्स के लिए। कि हाथ भी अगर मतलब ये स्टिफ रखना है, स्टिफ रहेगा, चाहते हो तो जैसे स्टिफ चाहिए वैसा मिलेगा। तो आपको देखकर लग रहा है बिल्कुल ऐसा। आप किस तरह रखती हैं अपना खान पान, कैसे रखती है अपना ध्यान आप? खाना पीना मेरा इतना ये नहीं है, बट अगर डांस में अगर मैं घुस जाऊँ तो फिर मैं खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसा है, बट वो है कि ज़्यादा हम लोग को ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स ये सभी रहता है। जितना अपने बॉडी को मेंटेन करें, जो सामान्य चीज़ें हैं। जी, वर्कआउट जितना आप वर्कआउट करोगे पसीना निकलेगा, आपकी बॉडी उतना वार्म रहेगी। अनिला जी, आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि आजकल शादी ब्याह में भी एक अलग सेगमेंट होता है डांस का, संगीत। जी तो उसके लिए भी कोरियोग्राफर बिल्कुल दक्ष कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग वहाँ डांस करते हैं, उन्हें देखकर ताज्जुब होता है कि ये कैसे कर लेते हैं और कैसे करवा लेते हैं आप लोग उनसे। वो एक ट्रिक रहता है कि सामने वाला सिर्फ थोड़ा ठुमक भी ले, हम समझ जाते कि इनको इतना स्टेप देंगे तो ये कर लेंगे, ये वाले स्टेप करेंगे वो कर सकते, एक अंदाजा आ जाता है। अच्छा, फिर अगर उतना भी नहीं कर पाते तो हम लोग कुछ प्रॉप्स ले लेते हैं कि ये प्रॉप से और हाईलाइट हो जाएगा। और खुशी, जितना उन लोग खुशी से नाचेंगे, टेंस में नाचेंगे कुछ अच्छा नहीं दिखता है। जितना टेंशन लेके नाचोगे वो डांस में भी झलक के दिखेगा कि सामने हाँ ये टेंशन में नाच रहे हैं। बट मैं जिनको भी मैं संगीत में मैं कोरियोग्राफ की हूँ, उनको मैं जितना खुश रखो उतना अच्छा है। मतलब थोड़े मजेदार वे में मैं उनको सिखाती हूँ।
जो लोग कुछ नहीं जानते डांस का ABCD तो कितने दिनों में वो सीख जाते हैं कि थोड़ा बहुत ठुमक सके? उनको 1 हफ्ता ठीक है उनके लिए, जी वो हाँ। भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो सिखाने का तरीका भी जी हाँ, जी हाँ। रहता है। जैसे कि अगर हम लोग को स्टेप मुझे दिखाना है चांद वाला, अगर कुछ दिखाना है तो मैं बोलूंगी ये 2 बार चांद, ये बार चांद, ऐसा करके अच्छा। मजेदार वे में मैं उनको सिखाऊंगी तो उनको याद भी रहता है। जैसे बच्चे लोग को सिखाते खेल खेल में। खेल खेल में जो सिखाता है वही चीज। जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए अनिला जी, आज आपसे बहुत सारी बातचीत हुई, आपके नृत्य के पक्ष को हमने जाना और किस तरह से आपने बहुत सारे मंचों को साझा किया, ये जानकारी हमें मिली और ये तमाम जानकारी जो है वो श्रोताओं तक पहुंची। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आकाशवाणी रायपुर के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है मैं ये कभी भी भूल नहीं सकती। मतलब मेरे लिए एक और पड़ाव आगे बढ़ा दिया आपने, ऐसे है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।